चलो देखो, E1 टाइप देख रहे थे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में E1 टाइप देख रहे थे। पिछला वीडियो में हमने थोड़ा देखा था, थोड़ा कुछ पॉइंट यहाँ देखेंगे, ठीक है। देखो सेकंड स्टेप आपका जो है, याद करो SN1 में और E1 में हमने क्या कहा था कि सेकेंड स्टेप जो दोनों का है, दोनों के मैकेनिज्म का, उसमें डिफरेंस होगा। फर्स्ट स्टेप जो है सिमिलर है, तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अगर आप याद करो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनते हैं ऑफ कोर्स। अगर आप बिग बेस ले लेते हो, हाई टेम्परेचर ले लेते हो, तो क्या होगा बताओ, E1 टाइप मैकेनिज्म फॉलो होगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएंगे, E1 टाइप मैकेनिज्म। अच्छा, ये कैसे समझ रहे थे, तो याद करो हमने कहा ना वीक बेस लेना है, पीछे हम बता चुके हैं। और दूसरी चीज़ हाई टेम्परेचर, तो पहले ही हम पढ़ा चुके हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा लेते हो तो वो फेवरेबल होगा रिएक्शन के लिए, तो ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यानी हर एलिमिनेशन रिएक्शन में, चाहे वो E1 हो, E टाइप हो, E2 टाइप हो, हाई टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा क्योंकि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहीं पे लो टेम्परेचर ले लेते हो, तो याद करो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लो टेम्परेचर ही उसको फेवर करता है, और आपने उसके साथ न्यूक्लियोफाइल ले लिया, टेम्परेचर कम ले लिया, न्यूक्लियोफाइल ले लिया, तो फिर वो किसको फॉलो करने लगेगा, SN1 को फॉलो करने लगेगा। सिंपल सी बात है, किसको फॉलो करने लगेगा, SN1 को। तो ये सेकेंड स्टेप में डिफरेंस आ जाता है SN1 और E1 में, जो हमें याद रखने हैं। कंडीशंस आप यहाँ देख लो। हाँ, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा इस तरह से देखें कि कोई भी अगर आप अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हो, एलिमिनेशन करवाते हो या सब्स्टिट्यूशन करवाते हो, तो ये याद रखो SN1 और E1 दोनों एक साथ होगा। लेकिन कौन ज़्यादा अमाउंट में अपना प्रोडक्ट बनाएगा, क्या E1 मेजर प्रोडक्ट होगा या SN1 मेजर प्रोडक्ट होगा, ये डायरेक्टली तुम यहाँ से समझ सकते हो। अगर टेम्परेचर तुमने ज़्यादा रखा हुआ है तो E1 का मेजर प्रोडक्ट होगा, और अगर तुमने लो टेम्परेचर रखा हुआ है तो SN1 का मेजर प्रोडक्ट होगा। इसको इस तरह से भी हम देख सकते हैं। याद रखना इसको कि बोथ अकर्स टुगेदर, दोनों एक साथ हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं इसका हम लोग, कि वीक बेस क्यों लेंगे हम, वीक बेस क्यों लेंगे। जो वीक बेस क्या करेगा, रिमूव्ड बीटा हाइड्रोजन ईजिली, ठीक है। वीक बेस देखो यहाँ पे CH3OH है, C2H5OH है, H2 है, ये सब वीक बेस है। और ये रिएजेंट सॉल्वेंट की तरह भी काम कर सकता है, जो आगे हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन पहले ये देखो कि अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, यहाँ से तुमको समझ में आ जाएगा। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, क्या करेगा वो, क्या वो पहला स्टेप होने देगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को पहला ही स्टेप में निकाल देगा। पहला स्टेप से पहले ही अल्फा हाइड्रोजन को निकाल कर रख लेगा। लेकिन पहला स्टेप में हमें क्या करना है, क्या अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालना है क्या, नहीं, हमको तो X को बाहर करना है, बॉन्ड को तोड़ के, C और X के बीच के बॉन्ड को तोड़ के। अगर हमने पहले ही स्ट्रॉन्ग बेस लिया हुआ है तो वो X बाहर नहीं जाएगा, उससे पहले ही कौन बाहर चल जाएगा, हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन बाहर चल जाएगा। तो वो तो हमें करना नहीं है, इसलिए हम लोग वीक बेस लेंगे। बात समझो। सॉल्वेंट पोलर और प्रोटिक लेंगे। पोलर क्यों लेंगे, सिंपल सी बात है, कहीं भी अगर आपको बॉन्ड तोड़ना हो, वो भी हेट्रोलाइटिक फ्यूजन के द्वारा पोलर बॉन्ड को तोड़ना हो, तो पोलर सॉल्वेंट लो, जो तुम्हें हेल्प करेगा उस बॉन्ड को तोड़ने में इंटरैक्शंस करके, तो हेल्प्स टू ब्रेक बॉन्ड, ठीक है। और दूसरा चीज़ प्रोटिक H+ वाला क्यों लोगे, है ना। क्या करेगा ये, जो तुम्हारा पहला स्टेप में X- बाहर निकला था, याद करो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, X- बाहर निकलता है। उस X- को अगर कहीं दूसरी जगह इंगेज ना कर दिया जाए, बीच ही ना कर दिया जाए, तो वो क्या करेगा, रिटर्न आके कार्बोकेटाइन C+ पे अटैक कर देगा और रिवर्स रिएक्शन में चल जाएगा, रिवर्सेबल रिएक्शन हो जाएगा वहाँ पे। तो X- को कहीं दूसरी जगह बीजी रखो, कैसे रखोगे उसको, तो प्रोटिक सॉल्वेंट जो लिए हो ना, उसका जो पॉजिटिव पार्ट होगा प्रोटिक सॉल्वेंट का, जैसे H+ है, वो X- को चारों तरफ से क्या कर लेगा, बोलो, घेर लेगा, उसको इंगेज कर लेगा कहीं और तब दूसरा स्टेप इजीली होगा, जो वीक बेस के द्वारा होगा। बात समझ में आ गया, क्या काम कर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या काम है और पोलर का क्या काम है। पोलर क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ने में, जो पहला स्टेप में तुम्हारा बॉन्ड टूट रहा है उसको हेल्प करेगा, और प्रोटिक क्या करेगा, है ना, सॉल्वेटेड कर देगा, रिमूव X- को, टू स्टॉप द फर्दर अटैक एट कार्बोकेटाइन। सिंपल बात है, लिख दिया गया है यहाँ पे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो चलिए, ये सारे पॉइंट्स किसके लिए थे, ये सारे पॉइंट है E1 टाइप मैकेनिज्म के लिए। देखिए अल्कोहल में भी एलिमिनेशन होगा, क्योंकि एलिमिनेशन कहाँ होगा, सैचुरेटेड में होगा। होना क्या है, दो अगल बगल वाले एडजेसेंट कार्बन से दो ग्रुप बाहर जाएंगे,
और वहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ भी हो तो सकता है, यहाँ देखो OH है इस कार्बन पे और यहाँ हाइड्रोजन है। इस कार्बन से मान लो OH चला गया, इस कार्बन से H चला गया, इसके बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो यहाँ भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। और ये कैसे होगा? देखो, इस केस के लिए अल्कोहल का अगर एलिमिनेशन करवाना है आपको तो कंसंट्रेट H2SO4 या H3PO4 ले लो। ये क्या करेगा? H+ देगा और ये H+ ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है उसके साथ लोन पेयर को लेके H+ बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे। चूंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर बॉन्ड बनाने में देगा, इसलिए ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कि वो बर्दाश्त करेगा नहीं। इसी से ये 2 इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकल जाएगा H2O के रूप में। बात समझ में आ रहा है? अरे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्या वो बर्दाश्त करेगा? नहीं। साइड वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, छीन लेगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है, H2O बन के एक स्टेबल कंपाउंड बाहर निकल गया, कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, कार्बोकेटायन बन गया। अब बिग बेस के प्रेजेंस में क्या करो? बिग बेस कौन बन जाता है यहाँ पे? जो तुमने H2SO4 लिया ना, वो H+ तुमको क्या किया? OH को बाहर निकालने में हेल्प किया। देखो यहाँ पे OH को बाहर निकाल दिया H+, लेकिन HSO4- जो बचा, अब वो बिग बेस है, अब वो क्या करेगा? हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, ये वाला हाइड्रोजन मान लो बाहर निकल गया, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। याद है ना, बिग बेस की जरूरत होती है सेकंड स्टेप में। तो पहला स्टेप में OH बाहर निकला H2O के रूप में, क्योंकि H+ वहाँ हेल्प कर रहा था। और दूसरा स्टेप में अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा बिग बेस के प्रेजेंस में, और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ लेना नहीं है। आपके पास ऑलरेडी HSO4- अवेलेबल है, जो बिग बेस की तरह बिहेव करेगा और यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को हटा के डबल बॉन्ड को बना देगा। तो ये अल्कोहल में इस मैकेनिज्म के तहत जो है एलिमिनेशन E1 टाइप रिएक्शन होता है। याद रखना इसको। तो यहाँ देखो, कार्बोकेटाइन बना, ऑफ कोर्स बना, तो रीअरेंजमेंट भी होगा, पॉसिबल है। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। क्यों भाई? क्योंकि H2SO4 ने हमें क्या दिया था? याद करो, H+ दिया था। और यहाँ से लास्ट ये सेकेंड स्टेप में जो H+ बाहर निकला, हम उसको रिटर्न कर देंगे H+। HSO4- ले लिया ना, तो H2SO4 क्वांटिटिवली और ना ही क्वालिटी से रिएक्शन में भाग नहीं लिया। दैट्स वाई ये क्या है? एक कैटलिस्ट है। सर्चेप्स रूल को फॉलो करेगा। मतलब जब 2 एल्कीन बनने लगे तो कौन सा एल्कीन ज़्यादा अमाउंट में बनेगा? जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। नो SN1 नो टेम्परेचर, यानी इसका कंपेरिजन तुम SN1 से नहीं कर सकते हो। यहाँ टेम्परेचर का खेल नहीं होगा, क्योंकि H+ हमें OH को बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये बातें याद रखना है। चलिए अब यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल सर्चेप्स रूल का। ठीक है, फिर बात करेंगे E2 टाइप की। तो यहाँ देखिए, यहाँ होने वाला क्या है? ये क्लोरीन है, यहाँ से भी हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है और यहाँ से भी हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है। यहाँ से अगर निकलेगा हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ से निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यानी 2 एल्कीन बन सकता है। यहाँ देखो, यहाँ भी एक एल्कीन बना, और अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो यहाँ डबल बॉन्ड बना, 2 एल्कीन बना। तो कौन ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा? कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा? सर्चेप्स प्रोडक्ट कौन होंगे? ये वाला, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? ज़्यादा है, 3 इधर है 3 इधर है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। बात समझ में आ रहा है? चलिए एक और चीज़ हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, कि जो कि बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत जगह यूज़ होगा। बताओ कि ये जो X- बाहर निकल रहा है, फर्स्ट सिस्टम में क्या हो रहा है? X- बाहर निकल रहा है, और रेट तो उसी पर डिपेंड करता है। अगर ज़रा सोचो, लिविंग ग्रुप नेचर अगर क्या हो, उस ग्रुप का X का लिविंग नेचर ज़्यादा हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो बताइए, लिविंग नेचर कौन कौन जल्दी से बाहर निकल जाना चाहता है? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, कौन बाहर निकलना चाहता है? या यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। ठीक है, तो बताओ कि पहला स्टेप में याद है ना, X और C के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो इन चारों में से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कौन आसानी से अपना बॉन्ड तोड़ के बाहर भाग जाएगा? आयोडीन। बोलो क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है। आयोडीन का साइज बड़ा होने के कारण R के साथ के इसका जो बॉन्ड बनेगा, कार्बन के साथ जो इसका बॉन्ड बनेगा, उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी कम। तो आयोडीन आसानी से अपना बॉन्ड तोड़ के बाहर निकल जाएगा। यानी पहला स्टेप पर रेट डिटरमाइंड होता था। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन था? पहला स्टेप था, याद करो। तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा E1 टाइप मैकेनिज्म का रेट किस में होगा? आयोडाइड में होगा, फिर ब्रोमाइड में, फिर क्लोराइड में और फ्लोराइड में। दैट्स इट, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये था E1 टाइप मैकेनिज्म, जिसमें क्या होता है? 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन होते हैं। पहला स्टेप में क्या होता है ये बताओ? पहला स्टेप में बॉन्ड टूटता है, फिर नया बॉन्ड बनता है। तो 2 स्टेप में ये रिएक्शन होता है। पहला स्टेप में जो बॉन्ड टूटता है उसमें कार्बोकेटाइन बनते हैं, याद रखो। और दूसरा स्टेप में वो जो कार्बोकेटाइन है, उस कार्बोकेटाइन के अल्फा हाइड्रोजन को हम रिमूव करवा देते हैं। किसके द्वारा? बिग बेस के द्वारा। और जैसे ही हाइड्रोजन बाहर निकलता है, उसका सिग्मा बॉन्ड
डबल बॉन्ड बना देता है और एल्कीन बन जाता है। तो 2 स्टेप रिएक्शन है ये। और रेट किस पर डिपेंड करता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हम रिपीट कर दे रहे हैं, रेट किस पर डिपेंड करता है, फर्स्ट स्टेप पे। क्यों? क्योंकि पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसलिए होता है क्योंकि स्लो है वो। ठीक है, दैट्स इट, ओके, थैंक यू। अब देखते हैं E2 टाइप नेक्स्ट वीडियो में।